पुस्तक का नाम स्फूर्ति और मस्ती से भरा बुढ़ापा। लेखक वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। शीर्षक है प्राच्य और पाश्चात्य लोगों के बुढ़ापे में अंतर। इन दिनों बच्चों की अधिक उत्पत्ति की तरह बूढ़ों की संख्या में भी अतिशय बढ़ोतरी हो रही है। एक अनुमान के अनुसार इस सदी के अंत तक 3/4 जनसंख्या बूढ़ों की होगी। इसे चिकित्सा शास्त्री और औषधियों का चमत्कार और अर्थशास्त्री सुविधा संवर्धन का प्रतिफल मानते हैं, पर वस्तुतः इसमें खुशी मनाने जैसा कोई कारण नहीं है। यह बढ़ती हुई विपत्ति का चिन्ह है। आहार विहार में उत्तेजनाओं की भरमार होने से कामुकता भड़कती है। इस भड़काव में अश्लील साहित्य, कामुक फिल्मों का उत्तेजनात्मक वातावरण बनाने में भी असाधारण योगदान मिलता है। फलतः अल्पायु में ही प्रजनन महत्वाकांक्षा उभर पड़ती है। नर नारी के बीच रहने वाले एक झीना अंतर चिरकाल से चला आया है। इसके फलस्वरूप इस प्रसंग में थोड़ी रोकथाम भी थी, पर अब उस प्रकार का प्रतिबंध उठ जाने से नर नारी का कार्य क्षेत्र घुल-मिल गया है। सह शिक्षा से लेकर दफ्तरों के साथ काम करने तक की परिपाटी ने उन प्रतिबंधों को उठा लिया है जो नर नारी के सहचरत्व में अब तक बाधक होते रहे हैं। उस नैतिकता की भी एक प्रकार से समाप्ति हो गई जो नर नारी के बीच पवित्रता बनाए रखने वाला पूज्य भाव रखती थी। अब पशु परंपरा का मनुष्यों में भी प्रचलन बढ़ा है। भगिनी, पुत्री, माता और पत्नी का अंतर पशु वर्ग में नहीं होता। मनुष्य भी अब प्रकृति अनुगमन की दुहाई देकर उसी मार्ग पर चलने लगा है। वह लज्जा और संकोचशीलता अब उठती जा रही है जो इन वर्गों को विशेषतया एक दूसरे से पृथक रखती थी। अब बचपन के बाद सीधे यौवन आने लगा है। किशोर अवस्था में बेहिसाब कटौती हुई है। अल्पायु में ही किशोर अब माता पिता बन जाते हैं और जो व्यवस्था प्रजनन संख्या को रोकती थी वह किशोर प्रजनन के रूप में नए सृजन का आधार बनती जा रही है। अल्पायु में उभरी कामुकता गर्भपात कृत्रिम निग्रह के रूप में स्वास्थ्य पर घातक असर डालती है। विशेषतया लड़कियां तो इस दबाव में बुरी तरह पिस जाती हैं। पढ़ने में मन नहीं लगता, गृहस्थी का अरुचिकर काम संभालना पड़ता है, बच्चे की उपेक्षा नारी को सुलभ वात्सल्य नहीं करने देता। कृत्रिम साज सज्जा भी जिनकी विवशता है, अन्यथा वे रूपवती कैसे लगे और पुरुष वर्ग में अपना आकर्षण किस प्रकार स्थिर रखें। इस कुचक्र में पाश्चात्य जगत की एवं आधुनिकता की शिकार अपने देश की नारियां बुरी तरह पिसती हैं और वे किसी प्रकार बाहरी साज सज्जा बनाए रखकर भी भीतर से खोखली होती जाती हैं। पुरुष को उपार्जन के लिए श्रम तो करना ही पड़ता है। पाश्चात्य देशों में और कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, आलस्य नहीं है। पूरा वेतन प्राप्त करने के बदले उन्हें पूरा श्रम भी करना पड़ता है। इस थकान को वे शराब सिगरेट से पूरा करते हैं। नशे से थकान तो कुछ हल्की होती है, पर नींद लाने का काम उतने भर से नहीं होता। इसके लिए नींद की गोलियों का आश्रय अलग से लेना पड़ता है। इतनी वस्तुएं मिलकर उनकी जीवन शक्ति का सफाया कर सके। यूं वंश परंपरा के कारण शरीरों की बनावट भारी भरकम बनी रहती है। आज पूरे समुदाय में विनोद आनंद का माध्यम कामुकता ही रह गया है। मानसिक क्षेत्र में उसे उत्तेजित करने और शारीरिक क्षेत्र में जीवन रस को निचोड़ने की दोहरी मार से शरीर इस योग्य नहीं रहता कि उचित वेतन मिलने के लिए जितना श्रम आवश्यक है उतना कर सके। ऐसी दशा में उनकी गणना वयोवृद्धों में होने लगती है। वयोवृद्ध होने का अर्थ है जवानी में पाली हुई कुटेवों को पूरा करने के लिए प्रचुर परिमाण में सामर्थ्य व धन उपलब्ध कर सकना। बुढ़ापे के साथ यह एक नई व्यथा और सम्मिलित हो जाती है। जिनने अपने शरीर को असंयम से खोखला और विषाक्त औषधियों से गीली लकड़ी जैसा बना लिया है, वे धुआं तो बहुत देर देते रहते हैं पर ना जलने की स्थिति में होते हैं, ना बुझने की। जिनने जवानी में असंयम और दुर्व्यसनों से अपने को जीर्ण शीर्ण बना लिया है, वे नशे की तरह बीमारियों के भी अभ्यस्त हो जाते हैं। ना वे जल्दी मरते हैं ना अच्छे होते हैं। धुआं देने वाली लकड़ी की तरह अपना अस्तित्व देर तक बनाए रहते हैं।
पूर्वोत्तर बुढ़ापे में एक अच्छाई यह है कि वे आयु को भगवान की देन मानते हैं। वृद्धावस्था को वे संतोष पूर्वक काट लेते हैं। अपने जैसे साथियों से मेल मिलाप रखते हुए बुढ़ापे में संतोष पूर्वक रहने की बात स्वभाव में सहज ही उतार लेते हैं। अच्छा परलोक प्राप्त करने की आशा से भजन, पूजन, तीर्थ यात्रा आदि में समय काट लेते हैं। साधु संतों का दरवाजा ऐसे ही खाली समय वाले लोगों के साथ बेतुकी बातें करने के लिए खुला रहता है। नाती, पोते, परपोते आदि के हाथों लकड़ी मिल जाने पर स्वर्ग सदगति की आशा करते हैं। इन सब बातों को लेकर बढ़ती आधुनिकता व टूटते परिवारों के बावजूद पूर्व के वृद्धों का जीवन अपेक्षाकृत अधिक अभावग्रस्त होते हुए देवात्माओं की सहायता से स्वर्ग सदगति की आशा व अपेक्षा करते हैं। मन हल्का रहने के कारण मृत्यु के समय व्यथा वेदना भी कम होती है। पाश्चात्य जीवन की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। उन्हें भविष्य नहीं भूत याद आता है। भूतकाल में जो विलासिता, कामुकता व्यवहार में लाते रहे, उसकी स्मृतियां उन्हें बहुत बेचैन करती हैं। धन और यौवन के अभाव में भूतकालीन विलासिता की वंदना भर कर सकते हैं। व्यवहार में परिणत करने की कोई स्थिति ओल्ड मैन्स होम में रहते हुए बनती नहीं। पाश्चात्य मरणोत्तर जीवन बहुत लंबा होता है। धारणा यह है कि प्रलय के बाद नया जन्म मिलता है, तब तक कब्र में जीवन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह लंबे समय की कष्ट साध्य प्रतीक्षा की चिंता ही निराशा उत्पन्न करती है। संयुक्त परिवार प्रथा न होने के कारण अंश वंश के कितने ही सदस्य होते हुए भी यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे लोग कम से कम मन बहलाने के लिए ही सही, कभी कभी पर्व पर ही सही साथ तो लिया करेंगे। उठती आयु वालों को अपनी समान आयु वाले सहचर चाहिए। पुरानी व नई पीढ़ी के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा हो चुकी है कि उनका साथ साथ रहना तो दूर, यदा कदा मिलना जुलना भी दुर्लभ होता है। ऐसी दशा में उन्हें सर्वथा निराश जीवन जीना पड़ता है। यों वयोवृद्धों को सरकारी पेंशन मिल जाती है, पर उससे निर्वाह भर ही कठिनाई से पूरा हो पाता है। साथी सहचर कोई होता नहीं, होता है तो वे सभी मिलजुल कर अपने भूतकाल के साथ वर्तमान की तुलना करते हुए खिन्न, निराश और वर्तमान स्थिति के प्रति असंतोष व्यक्त करते ही पाए जाते हैं। वृद्धों की आयु तो भारतवर्ष में भी बड़ी है, पर वे बाल बच्चों के साथ खेलने खिलाने में अपने बीते बचपन को वापस लौटा लेते हैं। साथ ही भजन और देवी देवताओं की कृपा से परलोक में सदगति के सपने भी देखते हैं। मन बहलाने तक तो ठीक है, पर भारतवासियों का बुढ़ापा भी कम भारभूत नहीं होता। एक कठिनाई यह है कि आराम करने की सलाह तो सब ओर से मिलती है, पर जीवन का अभ्यास इस नए प्रयोग से असफल रहता है। कुछ किए बिना चैन नहीं पड़ता। विशेषतया प्रगतिशील वर्ग के लोगों की मानसिक बनावट ऐसी होती है कि सोने का सीमित समय मिलने के उपरांत उनका दिन नहीं कटता, दिल नहीं लगता, कुछ न कुछ करने को जी चाहता है। मात्र इसलिए नहीं कि हाथ पांव चलते रहें और समय कटता रहे, वरन एक छिपी हुई प्यास अहंकार पूर्ति की भी होती है। अधिकार हाथ में रखने की वह कैसे संभव हो। व्यापार में हस्तक्षेप कार्यकारी लड़कों को रास नहीं आता और घर बैठे रहने पर बच्चों को मस्ती रोकनी पड़ती है। महिलाओं को फूंक फूंक कर चलना पड़ता है। मर्जी से कुछ करती हैं या हंसती हंसाती हैं तो कुछ खींचती हैं। घर में विग्रह खड़ा होता है। वृद्धाओं का हाल इससे भी बुरा होता है। घर को उन्होंने बनाया संजोया था, पर अब बहुओं के हाथ में सब कुछ चला जाने से वे हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं होती। पुरानी और नई संस्कृतियों में तालमेल नहीं बैठ पाता। अपने ढंग से वे घर चलाती रही हैं, पर अब स्थिति वैसी नहीं रही। नए प्रचलन उन्हें सुहाते नहीं और पुरानी परंपराओं को 100% निभाने के लिए वधुएं या वयस्क लड़की लड़के तैयार नहीं होते। ऐसी दशा में वे अपने को असहाय पाती हैं और मन ही मन खींचती हैं। बुढ़ापा इसलिए भार रूप नहीं होता कि उन्हें काम करना पड़ता है, वरन खींच इस बात की होती है कि कभी वे सर्वे सर्वा थे और अब वे भार बनकर उपेक्षित रह रहे हैं। संभावना को समय से पूर्व समझ लेना चाहिए और नया घोंसला बनाने की योजना बनानी चाहिए,
ताकि परिवार वाले भी शिष्टाचार निभाते रहें और अपने को ही भी अनचाही सलाह देने या काटछांट करने पर तिरस्कार सहने की स्थिति में होकर गुजरना पड़े। ठाली बैठना शारीरिक और मानसिक दृष्टि से एक ऐसी विपत्ति में फंसना है जिसमें अभ्यस्त जीवन में पिछले दिनों कभी भी नहीं गुजरना पड़ा। समस्या का वास्तविक हल निकालने की दृष्टि से भी और समाज की सामूहिक आवश्यकताओं के समाधान में योगदान मिलने की दृष्टि से रिटायरों को शास्त्रकारों से लेकर विचारशीलों तक का एक ही परामर्श है कि उन्हें लोक हित के परमार्थ प्रयोजन में लगाने का नया कार्यक्रम अपनाना चाहिए, जिससे उन सभी असमंजसों से छुटकारा मिल जाता है जो घर घुसे रहने पर अनिवार्य रूप से हैरान करते हैं और तूफान उत्पन्न करते हैं। वानप्रस्थ का मतलब कहीं वन गुफाओं में चले जाना नहीं और ना किसी आश्रम में कोठरी लेकर वहां पूजा पाठ के बहाने एकांतवास में जाने या मटर गश्ती में मारे मारे फिरने से है, वरन ऐसा योजनाबद्ध क्रियाकलाप अपनाने से है जो लोगों को कृतकृत्य बनाता है, समाज में श्रेय मिलता और सम्मान मिलता है, साथ ही अपनी प्रमुखता जताने एवं दूसरों का मार्गदर्शन करने का अवसर मिलता है। युवावस्था में प्रवेश करने पर इस पत्नी, सुख, पैसा कमाना, यार दोस्त, शौक, मौज जैसी उत्साहवर्धक परिस्थितियां सामने आती रहती हैं। उनमें उत्साह भी होता है और श्रम भी होता है, साथ ही उपलब्धियों का श्रेय भी मिलता है। उन प्रयासों में उस अवस्था का सही सदुपयोग भी हो जाता है। स्त्री को सजाने, बच्चों को पढ़ाने, घर बनाने, नौकर रखने आदि के ऐसे काम बन पड़ते हैं जिनसे अहंकार की भी पूर्ति होती रहती है और लोभ मोह की उस यथासंभव पूर्ति का संतोष भी रहता है। इस प्रकार जवानी ऐसी कट जाती है जिससे याद बुढ़ापे में भी सताती रहती है और पश्चाताप रहता है कि जवानी के दिन देखते देखते गुजर गए और अब भारभूत बुढ़ापा एक एक दिन गिनते हुए काटना पड़ रहा है। इसका समाधान एक ही है कि नौकरी या कृषि व्यवसाय से निवृत्त होते ही वानप्रस्थ का नया जीवन क्रम अपनाया जाना चाहिए। उसके लिए सुविधानुसार नया घर या घर से बाहर अपनी अलग व्यवस्था बनाकर रहा जा सकता है और सार्वजनिक सेवा का योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाकर उसमें जुटा जा सकता है। बुढ़ापे की शान सफेद बालों से है। उस कार्यक्रम में शारीरिक श्रम की नहीं, प्रशिक्षण और परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। छुटपुट करना भी पड़े तो उससे दबाव नहीं पड़ता, वरन स्वास्थ्य ठीक रखने का सहारा ही मिलता है। स्वयं थोड़ा सा श्रम करते ही वे लोग हाथ बटाने के लिए दौड़ पड़ते हैं जिनके निमित्त सेवा साधना का उपक्रम अपनाया गया है। वास्तविकता तो यह है कि वृद्धावस्था और थकान दो अलग अलग चीज हैं। बुढ़ापा निरानंद होता है, यह मानना गलत है। मन बूढ़ा होता है, न जवान। वृद्धावस्था की अपनी उपयोगिता है। परिपक्व ज्ञान और अनुभव जिस स्थिति में मनुष्य के पास एकत्रित हो, उसके बारे में यह सोचा नहीं जाना चाहिए कि यह आयु बेकार है। मात्र दौड़ाना ही जवानी नहीं है। जिन दिनों कोई व्यक्ति परिपक्व बुद्धि होता है, वह अवधि जवानी से किसी भी प्रकार कम मूल्यवान नहीं है। सिर पर सफेद बाल और चेहरे पर झुर्रियों का होना किसी व्यक्ति का मूल्य घटाता नहीं, बढ़ाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास संकलित अनुभव अन्य अवस्था वालों की तुलना में सम्मान पाने के लिए बहुत कुछ होते हैं। वह अपने संकलित अनुभव के सहारे ऐसे परामर्श दे सकता है जिसके लिए अन्य आयु वाले तरसते हैं। हंसने और हंसाने की कला याद हो तो वयोवृद्ध अन्य आयु वालों की तुलना में अधिक प्रसन्न दिख पड़ते हैं। मात्र जवानी की मजबूती और फुर्ती ही सब कुछ नहीं है। वृद्धावस्था की गंभीरता का महत्व है। कम परिश्रम करने पर ही वृद्धजन ऐसे परामर्श दे सकते हैं जिनके सहारे अधिक लाभान्वित होना पड़े। सौजन्य और शालीनता सीखने के लिए हर आयु के व्यक्ति को वृद्धजनों के पास जाना पड़ता है।